इस लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। बट कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड क्यों क्यों कहते हैं। सैकराइड वर्ड बेसिकली ग्रीक वर्ड सैकरोन से ओरिजिनेट करवाया गया है, जिसका मीनिंग है शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम सैकराइड कह रहे हैं तो इट मीन्स कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर कह रहे हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर क्यों कहते हैं? बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स का जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है, मीठे होते हैं ये टेस्ट में, ठीक है। तो इनके टेस्ट के स्वीट होने की वजह से हम कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर कहते हैं। और शुगर के लिए ही हमने एक वर्ड यूज़ किया हुआ है सैकराइड का। अब हम देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को हमने फर्दर कितने ग्रुप्स में क्लासिफाई किया हुआ है। तो 3 ग्रुप्स में हमने क्लासिफाई किया है। फर्स्ट ग्रुप इज मोनोसैकराइड, सेकंड ग्रुप इज ओलिगोसैकराइड एंड थर्ड ग्रुप इज पॉलीसैकराइड। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हमने लिखे हुए हैं मोनो, ओलिगो एंड पॉलीसैकराइड, इसमें जो सैकराइड टर्म है इसका मीनिंग होता है शुगर, हमने पहले भी देख लिया। और शुगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्यों कहते हैं? बिकॉज इनका टेस्ट स्वीट होता है। और शुगर मॉलिक्यूल्स के नंबर की बेस पे हमने ये क्लासिफिकेशन की हुई है। अगर किसी कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर शुगर का मॉलिक्यूल का नंबर 1 होगा तो उसे आप बोलोगे कि ये मोनोसैकराइड है। अगर किसी कार्बोहाइड्रेट के अंदर शुगर के मॉलिक्यूल्स का जो नंबर है ये फ्यू होगा, और ये फ्यू कितना होगा? 2 से लेके 10 तक अगर मॉलिक्यूल्स का नंबर है तो उन सारे कार्बोहाइड्रेट्स को आप बोलोगे ये ओलिगोसैकराइड्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये मोनोसैकराइड कोई भी एक मॉलिक्यूल है, तो ओलिगोसैकराइड्स के केस में इस तरह के कितने मॉलिक्यूल्स अटैच हो सकते हैं? टोटल 2 से लेके 10 तक मॉलिक्यूल्स अटैच हो सकते हैं। टोटल मैंने यहाँ पे जस्ट 4 रिंग्स ड्रॉ की हैं, इट मीन्स कि 4 मॉलिक्यूल्स ड्रॉ किए हुए हैं। पॉलीसैकराइड्स के केस में सैकराइड का मीनिंग आप सबको क्लियर है, सैकराइड आप शुगर के लिए टर्म यूज़ करते हैं। और पोली हम क्यों कहते हैं ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को? बिकॉज इन कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर शुगर के मॉलिक्यूल्स का जो नंबर है वो मैनी होगा, और ये मैनी जो है ये थाउजेंड्स तक भी हो सकता है, ठीक है। तो 10 से अब स्टार्ट करके 1000 तक जितने भी हमारे शुगर के मॉलिक्यूल्स इन कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर होंगे उन्हें हम बोलेंगे ये पॉलीसैकराइड है। तो ये जो हमने 3 ग्रुप्स लिखे हुए हैं, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड, ये तीनों बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स की फर्दर ग्रुप्स हैं। और ये ग्रुपिंग हमने किस बेसिस पे की है कि हर एक कार्बोहाइड्रेट के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और ये मॉलिक्यूल्स किसके हैं? शुगर के, ठीक है। सो नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स की बेस पे हमने ये डिवीजन की हुई है। अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में जस्ट 1 है शुगर का मॉलिक्यूल तो वो मोनोसैकराइड है, अगर 2 से 10 है तो वो ओलिगोसैकराइड है। अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स 10 से अबव से स्टार्ट करके थाउजेंड्स तक हैं तो उसे हम कह देते हैं कि ये पॉलीसैकराइड है। अब हम फर्स्ट ग्रुप को एक्सप्लेन कर लेते हैं, और फर्स्ट ग्रुप है मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड के पहले हम करैक्टर्स सीखेंगे, इसके फर्दर कौन सी ग्रुपिंग हो सकती है उसको भी डिस्कस करेंगे। मोनोसैकराइड्स जैसे आपने पहले भी देखा कि ये वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनमें शुगर का मॉलिक्यूल का जो नंबर है वो 1 ही रहता है, ठीक है। सो इसके अंदर जस्ट 1 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर प्रेजेंट है,
ठीक हो गया। बट मोनोसेक्राइड्स में जैसे आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल को कंबाइन करवाने के लिए जो एटम्स का नंबर है वो वेरी कर सकता है ना। लाइक अगर हम यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल लिख रहे हैं, एक हम ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिख रहे हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल भी एक मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का भी एक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है उसमें नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लेते हैं। 2 ऑक्सीजन के एटम हैं और 1 इसमें कार्बन एटम है, तो टोटल कितने हो जाएंगे एटम्स? टोटल इसमें 3 एटम्स हो जाएंगे। इनके केस में अगर हम काउंट करें तो 12 + 6 18, 18 + 6 कितना हो जाएगा? 24। यहाँ पे 24 एटम्स ने कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाया है और यहाँ पे 3 एटम्स ने कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाया है। बेसिकली हम यहाँ पे क्या चीज़ डिस्कस करना चाह रहे हैं कि मोनोसेक्राइड में आल्दो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स शुगर के एक ही रहते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने कार्बन एटम्स कंबाइन करेंगे वो वेरी करता है। जिस तरह से इन 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर यहाँ पे 3 एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, यहाँ पे 24 एटम्स कंबाइन कर रहे हैं। सेम इसी तरह से मोनोसेक्राइड्स की कैटेगरी के अंदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे उनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो इतना ही रहेगा, लेकिन उनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो वेरी कर सकते हैं। ठीक है, सो इसे हम इरेज कर देते हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर है, लेकिन इसके अंदर क्या चीज वेरी कर सकती है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसके अंदर वेरी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेसिस पे हमने मोनोसेक्राइड्स को फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है और क्लासिफिकेशन हमने इस तरह से की है कि 3 से लेके 7 तक हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है मोनोसेक्राइड्स के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, हमने बोला कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मोनोसेक्राइड के अंदर वेरी कर रहे हैं और ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो सकते हैं? 3 to 7 किसी भी मोनोसेक्राइड के अंदर एटम्स का नंबर जो है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक हो गया, ओके। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन को यहाँ पे एनलिस्ट कर लेते हैं और ये क्लासिफिकेशन मोनोसेक्राइड्स की है। मोनोसेक्राइड क्लासिफिकेशन थी कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है, और मोनोसेक्राइड की क्लासिफिकेशन के अंदर हमने बोला कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हमारे सेम रहेंगे और सेम क्या है? 1 आपने जस्ट मॉलिक्यूल रखना है मोनोसेक्राइड के अंदर, लेकिन इस मॉलिक्यूल को कंबाइन करके जो एटम्स बना रही हैं उन एटम्स का नंबर कितना होना चाहिए? 3 to 7 होना चाहिए। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेसिस पे ही हमने क्लासिफिकेशन यहाँ पे मोनोसेक्राइड्स की डिस्कस करनी है। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेस पे मोनोसेक्राइड्स को हमने क्लासिफाई किया हुआ है। तो अगर मोनोसेक्राइड्स जो हमारा एक मॉलिक्यूल है शुगर का, अगर उस शुगर को बनाने के लिए हमारे 3 कार्बन्स कंबाइन कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? अगर 4 कार्बन्स कंबाइन करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? अभी हम पहले नंबर एनलिस्ट कर लेते हैं, फिर उनके नेम्स को भी साथ मेंशन कर देंगे। ओके, सो किसी भी कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल के अंदर 3 कार्बन्स हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5, 6 या फिर 7 हो सकते हैं। तो अगर किसी भी मोनोसेक्राइड के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 3 कार्बन एटम्स कंबाइन कर रहे हैं तो उस मोनोसेक्राइड को हम बोलेंगे ये ट्राइओज है। ठीक है, वाइल अगर किसी भी मोनोसेक्राइड के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 4 कार्बन एटम्स कंबाइन करेंगे तो उस मोनोसेक्राइड को हम बोलेंगे ये टेट्रोज है। वाइल अगर किसी भी मोनोसेक्राइड के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 5 कार्बन्स कंबाइन करेंगे तो उसे हम बोलेंगे ये पेंटोज शुगर है। ठीक है, और वाइल 6 कार्बन जब कंबाइन कर रहे होंगे मोनोसेक्राइड को बनाने के लिए तो उसे हम कहते हैं ये हेक्सोज है। और अगर 7 कार्बन्स हैं तो उस मोनोसेक्राइड को हम बोलेंगे ये हेप्टोज मोनोसेक्राइड शुगर है। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन टेट्रोज एंड हेक्सोज
या कोई भी दो यहाँ से पिक करके आपको कोई डिफरेंस आता है, तो हमने यहाँ पे एग्जांपल ली टेट्रोस एंड हेक्सोस में फॉर एग्जांपल आ गया है, तो तब आप क्या बताएंगे, ये दोनों टेट्रोस एंड हेक्सोस जो है ये दोनों मोनोसेक्राइड हैं, दोनों के अंदर एक ही शुगर का मॉलिक्यूल है, लेकिन उस शुगर के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए टेट्रोस में कितने कार्बन अटैच हो रहे हैं, 4 कार्बन्स, और हेक्सोस के एक शुगर के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितने कार्बन एटम्स अटैच हो रहे हैं, 6 कार्बन्स। ठीक है, तो दोनों ही मोनोसेक्राइड्स हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि दोनों के अंदर कार्बन एटम्स का जो नंबर है वो वेरी कर रहा होता है। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इनकी, और एग्जाम्पल जो भी हम देखेंगे वो ट्रायोज मोनोसेक्राइड की है, जो सबसे स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और एक में एल्डो शुगर ड्रॉ करूँगी और एक में कीटो शुगर ड्रॉ करूँगी। एल्डो एंड कीटो शुगर में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। एल्डो शुगर में एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होता है और कीटो शुगर में कीटो ग्रुप अटैच होता है। एक और चीज़ जो आपने ऐड करनी है कि एल्डिहाइड ग्रुप को आप हमेशा चेन के टर्मिनल पे अटैच करवाते हो, और कीटो ग्रुप को आप हमेशा चेन के मिड में या सेंटर में अटैच करवाओगे। अगर आप कीटो ग्रुप को टर्मिनल पे अटैच करवा देंगे या फिर एल्डो ग्रुप को मिड में अटैच करवा देंगे, तो दोनों की जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई नहीं होती है, और वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हमने कीटो ग्रुप को हमेशा चेन के मिड में रखना है और एल्डो ग्रुप को हमेशा चेन के टर्मिनल पे रखना है। ठीक है, तो अभी जो मोनोसेक्राइड में ड्रॉ कर रही हूँ एल्डो शुगर्स में, वो है ग्लिसरल्डिहाइड, और जो कीटो शुगर में ड्रॉ करूँगी वो है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है ये एक कीटो शुगर है, वाइल ग्लिसरल्डिहाइड जो है ये एक एल्डो शुगर है। ठीक है, अब हम इनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक एल्डो ग्रुप, बिकॉज हमने बोला कि जब भी हमने एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को अटैच करवाना है तो चेन के टर्मिनल पे अटैच करवाना है। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन एंड ग्लिसरल्डिहाइड ये दोनों जो हैं इनके अंदर 3 कार्बन्स अटैच होते हैं और ये एक ट्रायोज है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले 3 कार्बन्स इस तरह से लिख लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे हर एक कार्बन के साथ आपने इस तरह से हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच करवाना है, और वैलेंसी को सेटिस्फाई करवाने के लिए उसके साथ इस तरह से हाइड्रोजन एटम्स को कार्बन के साथ अटैच करवा देना है। कार्बन की वैलेंसी जो है ये 4 होती है, ये टेट्रावेलेंट है, और 4 से ज़्यादा बॉन्ड्स आपने किसी भी कार्बन के साथ नहीं बनाने हैं। ठीक है, तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लेते हैं, बिकॉज इसके अंदर भी 3 कार्बन्स हैं, तो उन 3 कार्बन्स को पहले इस तरह से मेंशन कर लेते हैं। बिकॉज 3 कार्बन्स का मिड ये वाला कार्बन बन रहा है, तो हम इसको इस पे कीटो ग्रुप अटैच करवा लेते हैं। ठीक है, चेन के मिड का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 कार्बन्स हैं या 4 या 5 कार्बन्स हैं, तो जितने भी टर्मिनल पे कार्बन्स होते हैं उसके साथ आपने अटैच नहीं करवाना। मिड में जितने भी आ रहे होंगे कार्बन्स उसके साथ आपने कीटो ग्रुप को अटैच करवा देना है। बिकॉज यहाँ पे मिड में एक ही कार्बन है तो उसके साथ हमने कीटो ग्रुप को अटैच करवा दिया। बाकी जितने भी कार्बन्स होते हैं उसके साथ आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच करवाते हो, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच करवाने के बाद आपने इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करवाने के लिए हाइड्रोजन एटम्स को अटैच करवाना होता है, और हाइड्रोजन एटम्स उतने अटैच करवाने हैं कि कार्बन की जो टेट्रावेलेंसी कैरेक्टर है, टेट्रावेलेंसी मीन्स कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाएगा किसी भी और एटम के साथ अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, वैलेंसी की सेटिस्फेक्शन के लिए ऑक्टेट रूल एंड डुप्लेट रूल को फॉलो किया जाता है। अगर आपको नहीं पता तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं, 2 हमने और बनाने हैं सो डैट कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए। यहाँ पे ऑलरेडी 3 हैं, हमने एक और ऐड करना है,
ऑलरेडी इसके अंदर 4 हैं, हम कोई भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे। अगर एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 एंड 4 इसके 4 सेटिस्फाई हैं। यहाँ पे भी हमने एक्स्ट्रा 2 ऐड को किए हैं सो डैट उसकी कार्बन की जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई हो जाए। ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसे हमने कहना है ये एल्डो शुगर है, और ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये एक कीटो शुगर है। ठीक है, और कीटो ग्रुप का जो फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, फंक्शनल ग्रुप जो है वो हमेशा हम चेन के मिड में अटैच करवाते हैं, और एल्डिहाइड का हमेशा हम टर्मिनल पे अटैच करवाते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही इनफ है। बाकी जो एग्जांपल्स हैं उसके अंदर हम देखेंगे कि जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो चेन की फॉर्म में, ओपन चेन की फॉर्म में भी हो सकते हैं, और वो रिंग की फॉर्म में भी हो सकते हैं। और वो रिंग की फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट होते हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अभी तक हमने जितना देखा है, आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।